हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। जानते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन। सो अगर मैं डिफाइन करने पर जाऊं तो इसका मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। अगर लाइट की एनर्जी की वजह से किसी भी सेल के ऑर्गन्स में, ऑर्गेनेल में एटीपी का फॉर्मेशन होता रहता है, देन वी कॉल दिस प्रोसेस एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको मैं ये पूरी प्रोसेस दो तीन तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिस इज associated with creation of proton gradient। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि why we are very much associated with proton gradient। so let me remind you कि जब तक प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तब तक एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला है बेटा। तो फिर हमारा पहला फोकस इस चीज पर होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है। जानते रहिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही हम एटीपी के फॉर्मेशन पर जा सकते हैं। दो टर्म है, एक टर्म है केमी ऑस्मोसिस और दूसरा टर्म है उसके साथ साथ, एंड पहला टर्म जैसे केमी ऑस्मोसिस है तो उसके साथ हमने दूसरा टर्म समझा है बेटा जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं, यहां हम उस पर बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होना केमी ऑस्मोसिस और फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स चलते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली आपको लेकर चलूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट की ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड्स होते हैं और वो इस तरीके से एक दूसरे थैलेकॉइड के स्टैक्ड मेंबर से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक थैलेकॉइड आपके लिए बाहर जूम करना चाहूंगा तो आप देख सकेंगे कि वो थैलेकॉइड मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके देखना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये रहा वो थैलेकॉइड, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन एकदम थिक आपके सामने है। इस तरीके से थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन विजिबल है। जब हम इस पर चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि थैलेकॉइड के इनर साइड पर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है फोटोसिस्टम 2। पहले नंबर पे फोटोसिस्टम 2 आता है। बीच में यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है बेटा जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F, और इधर बाहर की तरफ एक कॉम्प्लेक्स है यहां जो है PS1 नाम से। एक बार ध्यान से समझिए, PS2 साइटोक्रोम B6F एंड PS1। जब यहां पर प्रोटॉन का रिलीज होने के लिए पहली बार वाटर के दो मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यहां पर 4 प्रोटॉन ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन पहली बार निकलकर इसको दिए जाते हैं, फोटोसिस्टम 2 को 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और यहीं से O2 का एक मॉलिक्यूल उड़ करके एयर में चला जाता है जिसे हम प्लांट्स के थ्रू निकली गई ऑक्सीजन की तरह समझ रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं बेटा और सबसे पहले यहां पर एक मॉलिक्यूल के पास जाते हैं। एनसीईआरटी में इस मॉलिक्यूल की पोजीशन तो मेंशन है लेकिन कहीं पर भी इसका नाम नहीं लिखा है। आप जान लीजिए कि इसका नाम है फियोफाइटिन। इसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन अपने पास से 4 इलेक्ट्रॉन उठा करके 2pq को देता है। किसे देता है बेटा? 2pq को। 2pq के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक प्रोटॉन कैरियर तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है साथ में प्रोटॉन कैरियर भी है। तो जब इसे 2pq को 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये बाहर से 4 प्रोटॉन्स भी ले लेता है और थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाता है 2pqH2 में। क्या बन जाता है? 2pqH2 में। ये 2pqH2 आगे चलकर बेटा यहां से 4 प्रोटॉन अंदर की तरफ फेंक देता है
और यहां से उठा करके 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे देता है और फिर वापस कन्वर्ट हो जाता है 2pq में। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 2pq को फियोफाइटिन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। 2pq उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पॉन्स में बाहर से स्ट्रोमा से 4 प्रोटॉन भी ले लेता है। बाद में क्या करता है, इन चारों प्रोटॉन्स को उठा करके ल्यूमेन में ट्रांसफर कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देता है। बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं और यहां एक प्लास्टोसाइनिन नाम का कैरियर है, उसके पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर दे देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। ये कॉम्प्लेक्स 1 इन सभी 4 इलेक्ट्रॉनों को उठाकर पहले फेरिडॉक्सिन को, फिर उसके बाद FNR को, जिसे फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज कहते हैं, वहां पहुंचा देता है। ये लोग यहां पर इससे सिंपली अपना काम करते हैं कि 2NADP अवेलेबल रहते हैं, उन्हें उठा करके ये 2NADPH2 बना देता है और वो बात हमारे तुम्हारे काम की अभी के लिए फिलहाल नहीं है। इन सभी बातों में एक चीज तो हुई कि बाहर से भी 4 प्रोटॉन और वाटर के भी 4 प्रोटॉन ल्यूमेन में कलेक्ट हो गए। जानते रहिए कि ल्यूमेन में जब प्रोटॉन का परसेंटेज बढ़ता है तो उस दौरान यहां का pH घटता है, यानी ये एसिडिक हो जाता है। जबकि बाहर की तरफ प्रोटॉन का परसेंटेज कम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि pH ज्यादा है, यानी वो बेसिक है कंपैरेटिवली। तो इस वजह से ये सारे प्रोटॉन बाहर निकलकर भागने के लिए एक प्रेरणा में रहते हैं, एक डायरेक्शन बनाते हैं। सो दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ H+ ग्रेडियंट। ये जो प्रोटॉन्स हैं वो H+ ग्रेडियंट फॉलो करते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी दौरान हम ये देखते हैं कि यहां पर एक मतलब ATP सिंथेज इस तरीके से प्रेजेंट है। ये उसका F0 पार्ट है, ये स्टॉक है बेटा, और ये उसका F1 पार्ट है। जब प्रोटॉन्स इसमें से पास होकर के बाहर की ओर जाते हैं तो जब जब यहां से 4 प्रोटॉन निकलकर बाहर जाएंगे, ध्यान दीजिए मैं 4 प्रोटॉन बोल रहा हूं, नया NCERT कन्वेंशन यही है। पहले 2 प्रोटॉन थे, अब ये 4 प्रोटॉन हैं। तो जब यहां से 4 प्रोटॉन निकलकर बाहर जाते हैं तब इसका हेड कन्फर्मेशनल चेंज करता है, मतलब ये रोटेट करता है। और जब ये रोटेट करता है तो यहां पर एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है। इस एरो का जहां पर हम बता रहे हैं कि ज्यादा प्रोटॉन कंसंट्रेशन से कम की ओर जाना है, तो दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग केमियोस्मोसिस। और जबकि ये जो दूसरा एरो है डॉक्टर्स, जिसमें ADP और PI जुड़ करके ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ करके ATP बनने की प्रोसेस है, जबकि यहां पर है। और इन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट कराने के लिए या इस वाटर के ब्रेकडाउन के लिए हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है सनलाइट की वजह से हुई। pH का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर याद रखिएगा, pH के डिस्ट्रीब्यूशन से ये पूरा प्रोसेस चलता है। और कहीं ना कहीं हम ये दोनों बातें यहां पर समझ पाते हैं। पहली चीज तो प्रोटॉन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, एक तो ये बात आप जानते रहिए, प्रोटॉन हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर चलते हैं। दूसरी बात ये भी जानते रहिए कि ल्यूमेन इज एसिडिक व्हाइल स्ट्रोमा इज बेसिक। एक क्वेश्चन भी अभी मुझे रिसेंट में मिला था कि जब हम आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को अगर pH 8 में रख दें, फिर pH 4 में रखें, फिर वहां से pH 8 में ट्रांसफर करें, तो वो ATP का फॉर्मेशन क्यों करता है। फियोफाइटिन का नाम जरूर याद रखिएगा। फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको बिल्कुल न भूलें। आउटर सरफेस पर होता है, ये PQ को देता है। PQ का नेचर पंपिंग का है, प्रोटॉन पंप भी करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करता है, इसीलिए उसके डुअल नेचर पर भी बातचीत होती है। इस प्रोसेस के दौरान आप सारी बातें देख पाएंगे। ये होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में ATP का बनना, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाली प्रोसेस है। राइट बेटा, इसे ध्यान से रिवाइज करिएगा। टेक केयर।